Hi, hello everyone. Good evening everyone. Welcome to all of you. This is Pooja. Dear students, I hope आप सभी लोगों ने जिन जिन लोगों ने यूपीपीएससी नर्सिंग 2023 का फॉर्म फिलअप किया होगा उन सभी एस्पायरेंट्स ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। इसके साथ साथ जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा, है ना। एंड सभी के सभी एस्पायरेंट्स ने, सभी स्टूडेंट्स ने अपनी प्रिपरेशन को, अपनी स्टडी को अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सभी ने अपने मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया होगा, है ना। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपका कल एग्ज़ाम है 4 जून 2023 को, है ना। तो यहाँ पर आज हम फिर से आपके साथ बेसिक जो डिटेल्स है, जो बेसिक इसकी इंफॉर्मेशन थी उसको शेयर करना चाहा, क्योंकि आप यहाँ से भी अभी भी क्लियर कर लें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है ना। तो जो आपका एग्ज़ाम है दैट इज़ यूपीपीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, है ना। एंड जो आपका ये फुल फॉर्म है ना। एंड एग्ज़ाम का टाइप्स कैसा है, यूजी लेवल का, यानी कि जिन लोगों ने बीएससी कर रखी है, ठीक है, किसी बायोलॉजी के किसी भी स्ट्रीम से, वो सभी लोग एलिजिबल हैं इसके लिए। एंड एग्ज़ाम लेवल कैसा है, स्टेट लेवल एग्ज़ाम है आपका, यानी कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी वो स्टेट लेवल पर बनने वाली है। एंड जो कोर्स का नेम है वो क्या है, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस, है ना। बीएससी नर्सिंग आपके कोर्स का नेम है। इसके साथ साथ एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रहा है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रही है। एंड एप्लीकेशन का फॉर्म ऑनलाइन था, है ना, ऑनलाइन मोड था, बट जो एग्ज़ाम मोड है आपका वो ऑफलाइन है, यानी कि पेपर पेन पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एंड आपके एग्ज़ाम की डेट क्या है, 4 जून 2023, यानी कि कल आपका एग्ज़ाम है। अगर इस एग्ज़ाम के टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो टाइम ड्यूरेशन क्या है, 3 आवर्स है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। एंड ये आपका ईमेल है और ये कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं हेल्पलाइन के लिए, है ना, आपकी हेल्प के लिए। अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है या कोई इशू आ रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास इनकम्प्लीट है, कोई इशू आ रहा है, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम के लिए यू कैन से आप एलिजिबल होंगे अपने एग्ज़ाम के लिए, आप अच्छे से आप प्रिपेयर्ड होंगे, है ना। एंड आप कंसंट्रेट होंगे अपने एग्ज़ाम को लेकर, और सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होंगे, है ना। तो चलिए इसके साथ साथ आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आज का हमारा जो मॉडल पेपर है, ये आज का मॉडल पेपर आपका रहने वाला है 5th, है ना। आज आपका जो मॉडल पेपर है वो 5th है। मॉडल पेपर ही लेकर आए हैं क्योंकि इससे पहले हमने अलग अलग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी के जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उन्हें हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो इस वीडियो में फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल पेपर 5th, जिसमें हम लोग मेनली बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, आप आज भी क्या करेंगे, पहले की तरीके से आप नोटबुक एंड पेन रखेंगे और एक एक क्वेश्चन को राइट डाउन करेंगे, ठीक है, अपने आंसर को राइट डाउन करेंगे। एंड वीडियो के लास्ट में आप एनालाइज करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हिच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन है इसके जर्मिनेशन के लिए, है ना। पोलन ग्रेन क्या है, ये मेल गैमिट्स है ना। पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमिट्स है। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे कि होल बायोस्फीयर में, ठीक है, होल बायोस्फीयर में, पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में लार्जेस्ट मेल गैमिट, ठीक है, लार्जेस्ट मेल गैमिट किसका होता है, लार्जेस्ट मेल गैमिट साइकस का होता है, ठीक है। लार्जेस्ट मेल गैमिट किसका होता है, साइकस का होता है। और ये कैसा होता है, सीलिएटेड टॉप शेप्ड होता है, ठीक है। कैसा होता है, सीलिएटेड टॉप शेप्ड होता है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। तो चलिए, जो पोलन ग्रेन है ये क्या है, मेल गैमिट्स है।
तो मेल गैमिट्स जो है पोलन ग्रेन ये स्टिग्मा पर लैंड करेगा, है ना, यहाँ पर स्टिग्मा पर लैंड करेगा और स्टिग्मा पर लैंड करने के बाद ये क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में इंटर करेगी। तो जो ये पोलन ग्रेन्स जो है ये जर्मिनेट करके जब पोलन ट्यूब बनाएगा उस टाइम कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है ना, किस एलिमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है, बोरान, कैल्शियम, क्लोराइन या फिर पोटेशियम। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज फर्स्ट ए यानी कि बोरान, है ना। जो बोरान है ये पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खैरा डिजीज ऑफ राइस। खैरा डिजीज ऑफ राइस इज ड्यू टू एमएन डिफिशियंसी यानी कि मैग्नीज डिफिशियंसी, बैक्टीरिया को डिफिशियंसी, जिंक डिफिशियंसी या फिर मॉलिब्डेनम डिफिशियंसी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना, जिंक डिफिशियंसी। जिंक डिफिशियंसी से खैरा डिजीज हो जाती है किसमें, राइस प्लांट में। ओके, इसीलिए आपने देखा है कि जिंक का छिड़काव किया जाता है जो राइस की क्रॉप होती है ना, जब फ्लावरिंग नहीं हुई होती है राइस प्लांट में उससे पहले या फिर सॉइल में जिंक पाउडर को मिक्स किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट मैच। यहाँ पर आपको करेक्ट मैच करना है। जो जिंक है ये किसका प्रिकर्सर होता है या फिर जिंक का क्या रोल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 एलिमेंट्स दिए गए हैं, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरान, ठीक है। और इसके साथ साथ इधर इसके फंक्शन दिए गए हैं जैसे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, डाइएज़ोट्रॉफी, साइटोक्रोम, सी ऑक्सीडेज, बायोसिंथेसिस ऑफ IIA इंडोल एसिटिक एसिड। चलिए मैच करिए, आप भी कोशिश करिए मैच करने की और करेक्ट आंसर करने की कोशिश करिए। जो जिंक है ये हमने बताया था कि ऑक्सीजन का प्रीकर्सर होता है। तो जो इंडोल एसिटिक एसिड है ये क्या है, ऑक्सीजन है, तो इसके बायोसिंथेसिस के लिए जिंक रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉपर क्या करता है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, इसके साथ वर्क करता है। ये सभी के जो ये हमारे एलिमेंट्स हैं ये वर्क करते हैं एज अ कोफैक्टर। ओके, जो मैग्नीज है Mn ये कोफैक्टर किसका है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जब फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस होती है उस टाइम जब ऑक्सीजन की रिक्वायर होती है तो फोटोलाइसिस क्या करता है, वाटर क्या करता है, वाटर की फोटोलाइसिस होती है, उस समय जो कोफैक्टर की रिक्वायर होती है दैट इज मैग्नीज। नेक्स्ट मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम क्या है, किसका कोफैक्टर है, डाइएज़ोट्रॉफी के लिए, यानी कि ये नाइट्रेट रिडक्टेज का कोफैक्टर है, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का कोफैक्टर है जो कि डाइएज़ोट्रॉफी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। एंड बोरान का अभी हमने डिस्कस किया, पोलन ग्रेन की ट्यूब के जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको केवल जो है 4th ऑप्शन दिए गए हैं उनको आपको मैच करना है। तो आप यहाँ मैच कर लीजिए, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर A 3rd, B 4th, C 2, D 1 आपका ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। which of the following process is concerned with क्लोडनी वेंट थ्योरी। क्लोडनी वेंट थ्योरी किस प्रोसेस को बताती है, फोटोमार्फोजेनेसिस, फोटोपीरियडिज्म, फोटोट्रॉपिज्म या फिर फोटो रेस्पायरेशन। आप बताएंगे यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म प्रोसेस को क्लोडनी वेंट थ्योरी एक्सप्लेन करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच इज कोकोनट मिल्क कंटेंट्स। जो कोकोनट है, कोकोनट के अंदर जो मिल्क होता है ना, ये हमारा कोकोनट है, इस कोकोनट के अंदर जो मिल्क होता है उस मिल्क में कौन सा प्लांट हार्मोन प्रेजेंट होता है।
एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन एसिड, ऑक्सिनिक हार्मोन, या फिर साइटोकाइनिन, या फिर जिब्रेलिन। तो आप सभी को पता है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन। ओके, साइटोकाइनिन होता है कोकोनट मिल्क में साइटोकाइनिन हार्मोन्स। अगला क्वेश्चन आपको फिर से मैच करना है। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन पिक करना है। ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल, या फिर क्रेब्स साइकिल एंड ETS सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये कहाँ पर ऑपरेट होते हैं, इनके आपको प्लेस यहाँ पर दिए गए हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्म। आई होप ये क्वेश्चन तो आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से रटा हुआ होगा, है ना। सभी लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस को अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ से तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी एग्जाम्स में। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होती है, दैट इज साइटोप्लाज्म में, है ना। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। एंड जो हमारी क्रेब्स साइकिल है ये कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये कहाँ होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, है ना। तो आप यहाँ पर इसे मैच कर लेंगे, A3, B2, C1। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट में बी रिप्रेजेंटेड एज। जो हमारा RQ है, ये RQ क्या रिप्रेजेंट करता है, O2 टेकन इन बाई CO2 इवॉल्व, या फिर CO2 इवॉल्व डिवाइडेड O2 टेकन इन, या फिर O2 टेकन इन, या फिर CO2 टेकन इन। तो जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो RQ है ये क्या होती है, CO2 इवॉल्व डिवाइडेड बाई O2 टेकन। क्लियर, टेकन इन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। आई होप आप सभी ने बहुत ही अच्छे से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा होगा। आपको याद होगा कि जो सबसे लास्ट में है ना, सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है, जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन है उसे कौन एक्सेप्ट करता है, मॉलिक्यूलर CO2, या फिर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, या फिर मॉलिक्यूलर H2 आयन, या फिर मॉलिक्यूलर NADPH2। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये फाइनल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट ATP मॉलिक्यूल्स गेन व्हेन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज अंडरगो एनरोबिक रिस्पायरेशन इन प्लांट। किसी भी प्लांट में क्या हो रहा है, एनरोबिक रिस्पायरेशन, है ना। जब प्लांट सेल में एनरोबिक रिस्पायरेशन हो रहा है उस टाइम ATP मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे, जब हमारे पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 4। अगर हमारे पास 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं और एनरोबिक रिस्पायरेशन हो रहा है तो हमें ATP कितनी गेन होगी, 8 ATP, 20 ATP, या फिर 144 ATP, या फिर 60 ATP। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो हमारे पास एनरोबिक रिस्पायरेशन है इसमें हमें टोटल ATP का गेन जो होता है वो 2 ATP गेन होता है, किससे, 1 ग्लूकोज से, है ना। 1 ग्लूकोज से हमें 2 ATP गेन होता है, किसमें, इन एनरोबिक रिस्पायरेशन। एनरोबिक रिस्पायरेशन में हमें 2 ATP गेन होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से। तो यहाँ पर हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज हैं तो हमें 8 ATP गेन होंगी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एडिशन टू टैग पॉलीमरेज एंजाइम इन व्हिच अदर द मोस्ट स्टेबल DNA पॉलीमरेज हैव बीन आइसोलेटेड टू बी यूज्ड इन पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। आई होप आप सभी ने बहुत ही अच्छे से PCR टेक्नोलॉजी को पढ़ा होगा, है ना।
जो पीसीआर हमारी टेक्नोलॉजी है, पीसीआर टेक्नोलॉजी में हम अगर हमारे पास हमें डीएनए या फिर आरएनए है, ठीक है, आरएनए को भी पीसीआर से हम उसके जो फ्रेगमेंट्स हैं जो उसे हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। सिंपल मीन्स जो पीसीआर टेक्नोलॉजी से हम क्या करते हैं, जो है डीएनए की कॉपीज़ को एम्पलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज में आप सभी को पता है कि इन जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो कौन सा यूज़ करते हैं, टैग पॉलीमरेज एंजाइम। तो मोस्ट कॉमन है टैग पॉलीमरेज एंजाइम, बट इसके साथ साथ कुछ अदर भी एंजाइम्स हैं जिन्हें हम एज अ पॉलीमरेज एंजाइम की तरह यूज़ करते हैं। उनमें से कौन से एंजाइम्स हैं, पीएफयू पॉलीमरेज आइसोलेटेड फ्रॉम पायरोकोकस फ्यूरियोसस, या फिर टीएलआई पॉलीमरेज जिसे हम बेंड पॉलीमरेज भी कहते हैं, आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोकोकस लिटोरेलिस, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज जो हमारे पास पीएफयू पॉलीमरेज है एंड टीएलआई पॉलीमरेज है, ठीक है, इसे ऑब्टेन करते हैं रिस्पेक्टिवली पायरोकोकस फ्यूरियोसस एंड थर्मोकोकस लिटोरेलिस। ये दोनों ही जो बैक्टीरिया हैं, ठीक, ये कैसे हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स हैं, ठीक है, थर्मो एसिडोफाइल्स हैं, यानी कि ये अपने एक्सट्रीम एरिया में पाए जाते हैं। ये जो है सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको अभी तक जो है जो पीसीआर में यूज़ होने वाले एंजाइम्स जैसे कि टैग पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में नहीं पता था, तो आई होप आपको एक नई जानकारी मिली होगी कि जो पीएफयू, वन सेकेंड, जो पीएफयू क्या बता रहे थे, जो हमारे पास पीएफयू पॉलीमरेज है एंड जो टीएलआई पॉलीमरेज है, इन्हें भी टैग पॉलीमरेज की तरह पीसीआर टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। क्या, कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी वाज गिवन बाय। देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, मैं जितने भी सेशन में क्वेश्चंस लेकर आती हूँ सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जितने भी हमने मॉडल पेपर्स में क्वेश्चन करवाए हैं सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से लर्न कर लेने हैं, ये सारे का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखना है। जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी है किसने दिया था, ह्यूगो डेब्रिस ने, विस्मान ने, या फिर डार्विन ने, या फिर लैमार्क ने। तो आप सभी को पता है कि जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी है इसको किसने दिया था, विस्मैन ने, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विस्मैन ने कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Next question, which one of the following amino acid was not found to be synthesized in Miller's experiment। ये आपके एवोल्यूशन से क्वेश्चन लिया गया है। जो मिलर साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, एवोल्यूशन के दौरान एक एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, जिसे हम लोग मिलर जो है मिलर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो कॉम्बिनेशंस को यूज़ किया था, कॉम्बिनेशंस को जो यूज़ किया था उसमें उन्होंने क्या क्या लिया था, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से नॉट फाउंड, है ना। आपको क्वेश्चन ना केयरफुली पढ़ना है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नॉट पूछ रहा है, ट्रू पूछ रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट, नॉट फॉल्स, फॉल्स, ये इन सारे पॉइंट्स को आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो आपको यहाँ पर क्या क्या था, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, या फिर ग्लूटामिक एसिड, या फिर एलानिन। तो उनके जो उन्होंने मिक्सचर जो तैयार किया था उसमें उन्होंने ग्लूटामिक एसिड को नहीं लिया था, है ना, उनके में ग्लूटामिक एमिनो एसिड्स नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। लार्ज साइज ऑफ पिन्नी इन एनिमल्स ऑफ वार्म रीजन इन
कंपेरिजन टू एनिमल ऑफ कोल्ड रीजन इज ड्यू टू। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि जो वार्म रीजन में एनिमल्स हैं, ठीक है, वार्म रीजन में जो एनिमल्स हैं उनका जो पिन्ना का साइज है ना, जो उनके इस ईयर का जो साइज है वो कैसा है, लार्ज है। किसके कंपेरिजन में, कोल्ड रीजन में। जो कोल्ड रीजन में ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके कंपेरिजन में वार्म रीजन के ऑर्गेनिज्म का जो पिन्ना का एरिया है, जो यू कैन से जो आउटर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, है ना, वो कैसी हैं, लार्ज हैं बॉडी साइज के कंपेरिजन में। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या था और इस रूल्स को किसने दिया था? तो यहाँ पर डॉल्स लॉ ने दिया था, या फिर ग्लॉगर्स ने, या फिर कॉपर्स ने, या फिर एलेंस ने, है ना। तो ये इस बात को कौन सा रूल एक्सप्लेन करता है? डॉल्स लॉ, ग्लॉगर्स लॉ, कॉप्स लॉ, एलेंस रूल। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एलेंस रूल। ओके, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एलेंस रूल। ये अपने जो है यू कैन से अब टेम्परेचर को इक्विवेलेंट रख सकें, है ना, टेम्परेचर को अपनी बॉडी के जो टेम्परेचर है उसे रेगुलेट कर सकें, इसलिए उनके अंदर ऐसा मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज डिजाइनेटेड बाय modern synthetic theory of evolution was designated by स्टेवेंस, हेल्डेन या फिर हैक्सले। जो इवोल्यूशन की मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है उसको किसने दिया था? हक्सले ने। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। The coal beds of the present time were formed during coal bed। हमें जो हमारे पास जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ना, आई होप आप सभी ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स के सभी पीरियड्स, सभी इरा को अच्छे से पढ़ लिया होगा, है ना। और इसके साथ साथ इपोचस से भी अब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस टाइम में कोल बेड्स देखने को मिली थी। डिवोनियन पीरियड में, या फिर कार्बोनिफेरस में, या फिर पर्मियन में, या ट्रैसिक में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोनिफेरस में। ठीक है, इस टाइम जो कोनिफेरस प्लांट थे उनकी बहुत ज़्यादा एविडेंस थी, है ना। उसके बाद जब ये यू कैन से इसके बाद जब ये इनका जो एविडेंस था वो धीरे धीरे कम होने लगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये प्लांट्स को सॉइल पर देखने को मिला, तो वहाँ पर एक कोल बेड का फॉर्मेशन हुआ था, है ना। तो ये हमें किस पीरियड में देखने को मिला था? कार्बोनिफेरस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन या फिर होमो सेपियंस। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस, है ना, ये सभी को पता है। तो आपको यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर चूज करना है कि जो हमारा होमो सेपियंस है ये किस सेपियंस के बाद आया, इनका करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो आप यहाँ पर केयरफुली लिसन करेंगे, अच्छे से एक एक पॉइंट्स को रीड करेंगे और उसके बाद आंसर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नन मैन, होमो इरेक्टस एंड मॉडर्न मैन। या फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नन एंड मॉडर्न मैन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर बी है यही आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉलोइंग प्लांट्स फर्स्ट अपीयर्ड ड्यूरिंग पीरियड। सबसे फर्स्ट टाइम कौन, जो हमारे पास यू कैन से जो हमारे पास जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये किस पीरियड में फर्स्ट टाइम अपीयर हुए थे?
जो फेनरो गेम्स हैं, यहाँ पर आप किसकी बात की जा रही है, फेनरो गेम्स की, है ना। तो ये किस में आया, जुरासिक पीरियड में या फिर कार्बोनिफेरस पीरियड में या क्रिस्टेशियस पीरियड या फिर सिलूरियन पीरियड में। तो ये कब आए थे, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जुरासिक पीरियड में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, द प्रेजेंट इपॉच इन द एर्थ्स एज इज नोन एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी हमने यहाँ से क्वेश्चन जियोग्राफिकल टाइम स्केल, यू कैन से इवोल्यूशनरी टाइम स्केल से जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से ये लर्न कर लेना है, रट लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द प्रेजेंट इपॉच इन द एर्थ एज इज नोन एज, जो यहाँ प्रेजेंट टाइप में इपॉच है जिसे हम अर्थ एज के नाम से जानते हैं, वो क्या है, होलोसीन या फिर मायोसीन या प्लेस्टोसीन या फिर प्लियोसीन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, होलोसीन। ओके, होलोसीन। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर आपसे आइस एज पूछी जाए ह्यूमन की, या फिर ह्यूमन का सिविलाइजेशन पूछा जाए, फिर भी क्या रहेगा आपका, होलोसीन ही रहेगा। तो आपका 19 में भी क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, होलोसीन, क्योंकि द राइज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जो ह्यूमन का जो सिविलाइजेशन था, है ना, जो सिविलाइजेशन था, ये हमको सबसे फर्स्ट टाइम कब देखने को मिला, किस पीरियड में, होलोसीन में या फिर प्लेस्टोनोसीन में, प्लीस्टोसीन में या फिर प्लियोसीन में या फिर मायोसीन में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज द वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियोफेज इज कॉल्ड। आप क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ेंगे, फिर समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देन आफ्टर आप अपने आंसर पर जाएंगे, ठीक है। और सबसे फर्स्ट टाइम आप एलिमिनेटिंग मेथड्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, उसे आप एलिमिनेट करते चलेंगे, है ना। तो जब हम लोग पढ़ रहे थे बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, है ना, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, तो वहाँ पर हमने जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, है ना, जो वहाँ पर हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने बाइनरी फिशंस पढ़ा था, है ना। बाइनरी फिशंस, इसके साथ साथ जो फिशन की मेथड्स थी या फिर बडिंग की, ये सारी चीज़ें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ी थी। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने 3 मेथड्स पढ़ी थी, एक ट्रांसडक्शन, एक ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंजुगेशन, है ना। तो यहाँ पर ट्रांसफेक्शन तो हमारा पहले ही गलत हो गया, अब हमें चूज़ करना इन 3 ऑप्शंस में से, है ना। तो ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या होती है, 2 बैक्टीरिया एक पास आते हैं और कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करने के बाद जो है अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने बचे, 2 ऑप्शंस, है ना। अब हमें इन 2 ऑप्शन से अपने आंसर को चूज कर लेना है, ठीक है। तो ट्रांसडक्शन में तो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर नहीं कर रहा था बैक्टीरियोफेज, है ना। बैक्टीरियोफेज जो हमने जब आपको पढ़ाया था कि जेनेटिक मटेरियल, व्हाट इज़ जेनेटिक मटेरियल, उस टाइम बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ करना चाहते थे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्चुअल में डीएनए है, आरएनए है या फिर प्रोटीन्स है ना। तो उस समय सबसे फर्स्ट टाइम ग्रिफ्थ आए थे और ग्रिफ्थ ने जो है अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसका नाम उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन रखा था, है ना। तो उन्होंने क्या किया था, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया था और जो है बैक्टीरियोफेज लिया था, फिर बैक्टीरियोफेज का अटैक ई कोलाई पर किया। देन आफ्टर वो जानना चाह रहे थे कि यहाँ जो बैक्टीरियोफेज है वो एक्चुअल में प्रोटीन्स को या फिर आरएनए को या फिर डीएनए को, किस जेनेटिक मटेरियल को, किस मॉलिक्यूलर जो है मटेरियल्स को ये ट्रांसफ़र करता है, इनहेरिटेंस करता है ना।
तब उन्होंने जो है ग्रिफ्थ ने अपने एक्सपेरिमेंट में वो प्रूफ तो नहीं कर पाए थे कम्प्लीटली कि एक्चुअल में क्या चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, बट इस एक्सपेरिमेंट को किसने दिया था, जो है ग्रिफ्थ ने किया था, है ना। और इस एक्सपेरिमेंट का नेम उन्होंने क्या दिया था, ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। ट्रांसडक्शन तो टॉटम एंड व्हीटल ने दिया था, है ना। टॉटम एंड व्हीटल ने ट्रांसडक्शन दिया था, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको ग्रिफ्थ ने दिया था। तो इसी में बैक्टीरियोफेज जो है इसको जो है जेनेटिकली मॉडिफाई करके, है ना, जो बैक्टीरियोफेज ये क्या है, वायरस है, इसे जेनेटिकली मॉडिफाई करके जो भी जीन या प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करना चाहते हैं उसके लिए इसके जीन को मॉडिफाई करके, है ना, और बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग को यूज़ करके हम इसे एज आ जो है यू कैन से एज आ हम इसे प्लाज्मिड की तरह यूज़ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इसके जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई कर लेंगे। तो जब ये अपने जेनेटिक मटेरियल को ई कोलाई के अंदर या बैक्टीरिया सेल के अंदर ट्रांसफ़र करेगा तो वहाँ पर हमारी जो डिजायर्ड जीन्स है, जो डिजायर्ड हमारी प्रोटीन्स है उसका फॉर्मेशन करेगा। देन आफ्टर उसको हम उस बैक्टीरिया से आइसोलेट कर लेंगे। अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी को अच्छे से पढ़ा है तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरीके से आपको अपने एलिमिनेटिंग मेथड्स को यूज़ करना है ना। एलिमिनेटिंग मेथड्स तो हम सभी लोग कहते हैं कि उसे यूज़ कर, बट कैसे यूज़ करना है, आपको फर्स्ट टाइम सोचना है कि हमने कॉन्जुगेशन में क्या पढ़ा था, है ना, ट्रांसडक्शन में क्या पढ़ा था, ट्रांसफेक्शन में क्या पढ़ा था, क्या प्रोसेस हो रही थी, उससे अपने क्वेश्चन को रिलेट करना है और इस तरीके से आपको अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना है ना। इस तरीके से आप अपने करेक्ट आंसर पर इजीली पहुंच सकते हैं और गलत होने के 99% चांस कम हो जाएंगे। क्लियर। तो आई होप आप सभी लोगों ने अच्छे से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लिया होगा, सभी की कंप्लीट प्रिपरेशन होगी, सभी लोगों ने अच्छे से MCQs और जो भी आपकी प्रैक्टिस थी वो कंप्लीट कर लिया होगा, है ना। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सभी एस्पायरेंट्स से कि जिन लोगों की बहुत अच्छी कंप्लीट प्रिपरेशन है उन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, ओवर एक्साइटेड बिल्कुल नहीं होना है ना, बिल्कुल ही आपको नॉर्मल रहना है। और जिन लोगों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं भी हुई है किसी रीजन से, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है, ठीक है। जो भी आपने पढ़े हैं कॉन्सेप्ट उन्हीं को अप्लाई करते हुए, एलिमिनेटिंग मेथड्स को यूज़ करते हुए आपको अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचने की कोशिश करना है, ठीक है। बिल्कुल ही आपको नर्वस नहीं होना है और अभी से आपको बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा आप इधर उधर जाके MCQs नहीं लगाने हैं आपको, ठीक है। क्योंकि अब जो भी आपने पढ़ा है अभी तक उसी को आपको अच्छे से एनालाइज करना है, उसी को सोचना है कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमारा क्या क्या कंप्लीट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इधर उधर सारे सिलेबस को खिसखिस नहीं करना है, जो भी आपने अभी तक पढ़ लिया है उसी को अच्छे से कंप्लीट रखना है, ओके। तो आप लोग एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से एंड उसके बाद अपने फीडबैक को ज़रूर शेयर करें हमारे साथ, ठीक है। हम आपके लिए एग्ज़ाम तक आपके साथ हैं और आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, ओके। सभी एस्पायरेंट्स को, सभी बच्चों एंड स्टूडेंट्स को, सभी को दिल से ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जो है आपके फीडबैक के साथ। आपके कैसे क्वेश्चंस आए आप आकर मुझे ज़रूर बताना, ओके। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।